स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 4:30 बजने वाले हैं, वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले जो खबर हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देखेंगे तो उससे ये अंदाजा लग रहा है कि लोगों में कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा डर है। उन्हें लगता है कि कोरोना से अगर वो पीड़ित हो गए, उन्हें अस्पताल नहीं बल्कि जेल भेजा जा रहा है, जहां उनके साथ एक मरीज की तरह नहीं बल्कि कैदियों जैसा व्यवहार होगा। तो जो तस्वीर आपके सामने श्रीनगर गढ़वाल की है, कोतवाली के आगे कोरोना पॉजिटिव निकली महिला को जब अस्पताल ले जाने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनके पसीने छूट गए। महिला का कहना था कि पुलिस उन्हें जेल ले जाना चाहती है, जबकि कोतवाल समेत पुलिसकर्मी उनको मनाते रहे, समझाते रहे। लेकिन महिला की धमकी भी देखिए जरा, बड़ी अजीबोगरीब धमकी दी। महिला ने कहा कि अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती करोगे और जो भी उसे पकड़ने के लिए हाथ लगाएगा वो उस पर भी कोरोना फैला देंगी, यानी कि उनको भी संक्रमित कर देंगी। आखिरकार समझा बुझाकर बमुश्किल पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे महिला को अस्पताल पहुंचाया। मुझे पता वहाँ पे वो जेल में ये मुंह बंद करो पहले मुंह ढको। ये मुंह बंद करो पहले मुंह ढको। अरे मुंह बंद करो। और वहीं नई टिहरी शहर के मुस्लिम मोहल्ले में लोगों ने कोरोना का सैंपल देने से इनकार कर दिया और प्रशासन की टीम पर समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। तो इस मोहल्ले के लोगों का कहना था कि हम लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम अपने सैंपल नहीं देंगे। 29 अगस्त को मुस्लिम मोहल्ले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग का महकमा यहां पर पहुंचा और 30 अगस्त को मुस्लिम मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया। और इसके बाद निर्देश जैसा कि नियम ही है, सभी के सैंपल लेने थे, नमूने लेने थे। लेकिन जब जांच के लिए यहां पर टीम पहुंची तो लोगों ने उन पर आरोप लगाते हुए सैंपल देने से ही मना कर दिया। नहीं, हम लोग सैंपलिंग का प्रयास करेंगे, उनको समझाएंगे। हम लोग उनसे कई बार बात भी हो गई है और भी बात की जा रही है उनसे। वो उनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि हिंदू मुस्लिम की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनको बहुत बात समझाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम आ गए हैं, पॉजिटिव आ गए हैं और ज़्यादा आ गए हैं, एक ही मोहल्ले में ज़्यादा आ गए हैं, जिस कारण से इसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो कोरोना काल में वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है और इन सब के बीच डॉक्टरों की चेतावनी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 सितंबर से यानी कि कल से वो काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे। दरअसल इनकी मांग है, 4 बड़ी मांगे हैं। पहले एक कि दिन में सैलरी ना काटी जाए, यानी कि जब कभी किसी वजह से कोई ना आता तो उनकी तनख्वाह ना काटी जाए। और दूसरी मांग ये है कि जो पीजी के छात्र हैं उनको आधी नहीं बल्कि पूरी तनख्वाह दी जाए, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तीसरी जो मांग है, डीएम को छोड़कर कोई भी दूसरा अधिकारी नॉमिनेट ना हो, क्योंकि कोई भी उनको डांट कर चला जाता है, यानी कि जो भी उनको निर्देश देने वो केवल जिले का डीएम देगा। और चौथी ये कि ज्यादातर जांच में डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है, एमसीआई से जांच करवाई जाए। व्यवस्थाओं की कमी के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार कतई ना ठहराया जाए। तो ये मांगे हैं डॉक्टर की। उनका कहना है कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो अगले सोमवार को आगे की रणनीति पर फिर वो चर्चा करेंगे, यानी कि और ज्यादा विरोध वो कर सकते हैं। को देखते हुए हम कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे, काली पट्टी बांध के काम करेंगे मंगलवार से, मेरा मतलब कल से। पहली मांग तो हमारी यही है कि 1 दिन की वेतन कटौती बंद हो, क्योंकि हम लोगों ने अतिरिक्त काम किया है, कम नहीं किया। जो पीजी करने स्टूडेंट जाते हैं उनको पूरी सैलरी मिलेगी, पता नहीं क्यों उनको आधा वेतन दिया जा रहा है। चलिए कोई नहीं, लेकिन उसके शासनादेश अभी तक नहीं हुआ। कितनी बार हम लोगों ने चक्कर लगाए, सचिवालय के शासन से बात हुई है, वो साहिबान जो है जिले के अधिकारी होते हैं, हमें स्वीकार्य भी है, कोई इसमें परेशानी नहीं है हमें। लेकिन डीएम साहब नामित कर देते हैं, कभी एसडीएम को, कभी तहसीलदार, यहाँ तक कि पटवारी को भी, और वो अस्पतालों में जाते हैं। और डॉक्टर को इतना छोटा पद तो है नहीं कि उसको तहसीलदार और पटवारी आके चेक करें, रजिस्टर चेक करें। चौथा, जो इंक्वायरीज होती है, अभी गैरसैंण में मृत्यु हुई, देहरादून के अंदर हुआ, एक महिला की मृत्यु हुई है, अल्मोड़ा में केस हुआ, इन सब इंक्वायरीज में हमारे डॉक्टर को दोषी ठहरा दिया जाता है। जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिसके लिए सरकार और शासन जिम्मेदार है। हमने शुरू से कितनी बार हमने लेटर लिख दिया कि भाई हमारी सैलरी ना काटी जाए 1 दिन की, वो काटी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई अन्य विभागों के कर्मचारी हैं जिनको शुरू में वही लॉकडाउन के चलते ऑफिस बंद रहे, बाद में 50%, कभी 30%, कभी 70% चलता रहा। कम से कम कुछ नहीं तो उनका पेट्रोल तो बचा होगा। हमारे लोग तो जब लॉकडाउन में गाड़ियां कईयों को चलानी नहीं आती हैं, वो लोग अपने ड्राइवर करके गाड़ी करके आए हैं, तो कितनी परेशानी हुई। अरे अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई वो इतना काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन दिए जाने की जगह पे उनकी अगर सैलरी काटी जाए तो इट्स नॉट गुड। तो मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि ऐसे हालात में अगर डॉक्टर नर्सेज नाराज हो गए तो फिर हालात संभाले नहीं संभलेंगे। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से डॉक्टर नर्सेज से बातचीत करने के लिए कहा है।
जो हमारे सचिव हैं उनको मैंने कहा है कि उनसे एक बार बातचीत कर लें और किसी भी चाहे डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों या कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर उसकी जेन्युइन कोई बात है तो उसको मानना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। चलिए, आज देहरादून में कांग्रेस के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें एक अच्छी बात पार्टी के लिए नजर आई कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और हरीश रावत साथ साथ थे। तो प्रीतम सिंह ने कहा कि डॉक्टरों की एक दिन की तनख्वाह काटना बिल्कुल गलत है। तो फिलहाल इन तीनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी समझ रही है कि मिलकर चलेंगे तभी जीत पाएंगे, तो इसलिए अब एक साथ ये लोग इस प्रदर्शन में नजर आए हैं। कोरोना की इस महामारी में जिस तरीके से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो फ्रंट फुट पर लड़ने वाले ऐसे जाबाज साथी है जो कोरोना की महामारी से जो है इस प्रदेश को उभारने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा उनके एक दिन के वेतन कटौती की जा रही है। मैं समझता हूं ये बहुत ही निंदनीय कार्य जो है सरकार कर रही है। हम और हरीश राव जी तो हमेशा साथ दिखते हैं, अभी तो देखने वाली नज़र है, उस पर निर्भर करता है वो कैसे देख रहा है। ये तो हम हमेशा साथ ही रहे हैं। इनमें से कौन ऐसा है जो मेरे साथ नहीं रहा या जिनके साथ मैं नहीं रहा हूँ। आपके लिए भी अच्छी तस्वीर है कि सब एकजुट होकर आगे बढ़े तो। हाँ, लेकिन हमेशा एक साथ हर मूवमेंट में नहीं रह सकते। अलग अलग कमाऊ पूत हैं, सब अपने अपने जो है कमा करके लाएंगे तो पार्टी के कोष में जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अपने अपने तरीके से संघर्ष को जोड़ना चाहिए। और देहरादून से खबर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कोरोना संक्रमित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपना कोरोना का टेस्ट कराया है और आज देर शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो 25 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के वो संपर्क में आए थे जो इस वक्त क्वारंटीन है। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है और शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। और खटीमा से खबर है, जहां 29 अगस्त को झनकट मंडल महामंत्री रोशन सिंह के विधायक प्रेम सिंह राणा के सामने एक पूर्व सैनिक और बीजेपी कार्यकर्ता पर तलवार मारकर घायल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घायल नेता ने नानकमत्ता विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद घायल पूर्व सैनिक के समर्थन में पूर्व सैनिक संगठन भी एकजुट हो गया है। पूर्व सैनिकों ने बैठक कर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले बीजेपी नेता को गिरफ्तार करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सूबेदार धन सिंह जी को जो आत्मघाती हमला हुआ था उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पूर्व सैनिक इकट्ठे हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि उनमें जो धारा लगाई गई वो धारा उसके मुताबिक नहीं है। धारा बढ़ाने के संबंध में उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, जो विवेचक होगा उस विवेचक को इस संबंध में बताया जाएगा। सुरक्षा की अगर बात करें तो धन सिंह उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सुरक्षा के संबंध में सामंत जी से भी मेरी बात हुई है, उस पर उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो हम सुरक्षा के प्रदान करेंगे। राज्य में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी की तारीफ की। सुबोध उनियाल ने कहा कि एनडी तिवारी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बहुत विकास हुआ और ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि नारायण दत्त तिवारी जैसी शख्सियत इस राज्य को पहले मुख्यमंत्री के तौर पर मिली। तो बीजेपी से पहले उनियाल कांग्रेस में ही थे और बहरहाल काफी करीबी भी थे, लेकिन इस वक्त बीजेपी में है, कैबिनेट मंत्री भी हैं और तारीफ कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की। आप देखें, नारायण तिवारी जैसा कप्तान इस राज्य में था तो आपने देखा विकास की गति कहां पहुंची थी। आज दल की भावना जो ऊपर उठकर हर दल के लोग बोलते हैं कि नारायण तिवारी अगर इस राज्य में मुख्यमंत्री न आए होते तो आज विकास बहुत नीचे होता। तो तिवारी जी जैसा कप्तान इस राज्य में बोला, ये हमारा सौभाग्य था और तिवारी जी के नेतृत्व में इस राज्य ने 5 वर्षों में बहुत तरक्की की। तो अपने मंत्री द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे की तारीफ करने पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है देखना होगा। बहरहाल अब बात करते हैं सड़कों की दुर्दशा की। तो कोटद्वार में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल है और इसी से नाराज कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत पर सरकार में बैठकर काम के बजाय घोटाले करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कोटद्वार में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, मरीजों को लाने ले जाने में भारी दिक्कत हो रही है, लेकिन स्थानीय विधायक का मंत्री का कोई अता पता नहीं है। ये पहली बार है
कि पहली बार है इन 3 सालों में कि लोगों को चलना बहुत मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर पेशेंट बाजार आता है तो उसकी हालत जर्जर हो जाती है। यहाँ तक कि स्वस्थ आदमी भी जो है ये कहता है कि मेरी तो पूरे बदन में दर्द हो रहा है। उधर हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी विधायक महेश नेगी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटी को न्याय के लिए दर दर भटकने पर मजबूर कर रही है। अरे भाई, सरकार ये जो है मदमस्त सरकार है और सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज एक बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है और भाजपा सरकार की पे जूं नहीं रेंग रही है और भाजपा सरकार उल्टी विधायक जी की पत्नी से उस महिला पे मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं। ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि यदि इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर होगी और इनका पूरा देहरादून में इस पर पूरा घेराव किया जाएगा और इनके भाजपा के जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो भी इसमें लिप्त हैं, जो भी इसको इसमें बचा रहे हैं, उनको सबको बेनकाब किया जाएगा। तो जेई की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेई मेंस एग्जाम को लेकर सेंटर्स में व्यवस्था की जा रही है। देहरादून में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा कराई जाएगी। वहीं हर बार सीबीएसई और जिला प्रशासन परीक्षा की तैयारियों को देखता था, लेकिन इस बार सीधे सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी। एग्जाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो भी अभिभावक होंगे या जो बच्चे होंगे जिन्हें परीक्षा देनी है, तो वो बहुत ज़्यादा करीब खड़े ना हो, भीड़ बहुत ज़्यादा ना जुटे, तो इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं और छात्रों को लाने ले जाने के लिए परिवहन निगम सेंटर्स तक बसें भी चलाने वाला है। गाइडलाइंस है वो, चूंकि नीट और जेई में उनकी गाइडलाइन संबंधित सेंटर्स को आई है, जो गाइडलाइन होंगी उसी गाइडलाइन के अनुसार ही उन्हें बैठाया जाएगा और उसी गाइडलाइन के अनुसार उनसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी हमारे जनपद मुख्यालय हैं उनसे लेके परीक्षा केंद्रों तक बसें, विशेष बसें चलाने की योजना बनाई है, जिसमें प्रत्येक जिले से कम 2 विशेष बसें हम लोग चलाएंगे। चमोली के गौचर स्थित आईटीबीपी के नजदीक पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है और आए दिन बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पेड़, सब कुछ सड़क में आ रहे हैं। रविवार की शाम को भी अचानक ऐसा ही हुआ, बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। लेकिन अब देखिए लोगों की मजबूरी, आप इससे समझिए कि यही एक रास्ता है जो उनके घर से आने जाने का जरिया है। ऐसे में पता है कि ऊपर से मौत के रूप में ये बड़े बड़े बोल्डर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि इन्हीं जानलेवा रास्तों को उन्हें दौड़ते भागते पार करना पड़ रहा है। तो तस्वीर देखिए और मजबूरी समझिए जरा। तो इससे पहले भी गौचर में इसी जगह पहाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में मलबा आ गया था, तो वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं। जो पहली तस्वीर जहां एक बहुत बड़ा बोल्डर यानी कि पत्थर, बहुत बड़ा चट्टान से कह लीजिए, वो कल शाम की तस्वीर है और उससे पहले की तस्वीर है जब पहाड़ी से इतना ज़्यादा मलबा आया। 18 अगस्त की तस्वीर है और इसी पहाड़ी से मलबा आने की वजह से एक कार इसकी चपेट में आने से बाल बाल बची थी। तो ये 2 तस्वीरें देखिए जहाँ से लगातार भूस्खलन हो रहा है और ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें इस जगह गौचर से सामने आ रही हैं। रामनगर में ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीओ की कार्यप्रणाली से नाराज हैं और इसी को लेकर पहले तालेबंदी की और फिर बीडीसी मेंबर्स के साथ अपनी सरकार के अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठी। ब्लॉक प्रमुख कह रही है कि ऐसे अधिकारी सरकार की किरकिरी कराकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय के हठधर्मिता को चलते, उनके रोज़ नए नियम कानूनों के चलते विकास कार्य नहीं करा पा रहे थे अपने क्षेत्र में, जिसको लेकर कई बार हमने प्रमुख जी के माध्यम से, क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से हमने लगातार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी। जनप्रतिनिधियों ने वो इस्तीफा दिया है और ये खंड विकास अधिकारी के काम में नए नए जो नियम लागू हो रहे हैं, इस नियम को दूर करना है और पहले वाले ही नियम जो चलते हैं वही नियम लाना है। नई टिहरी नगर पालिका द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग रखने के लिए 1 सप्ताह तक अभियान चलाया गया था। तो 1 सितंबर से लापरवाही बरतने वालों को अब नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद चालान की कार्रवाई होगी। पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए फिलहाल पहले लोगों को जागरूक किया गया है और उसके बाद फिर जुर्माना लगाया जाएगा। अपने घर से ही करना है। लोगों को घर पे जाके गीला और सूखा कूड़ा को किस प्रकार से अलग करना है वो हमारे द्वारा बताया जा रहा है और उसके बाद
एक सप्ताह के बाद हम जो है फिर निरीक्षण करेंगे। जो जिस घर से हमें कूड़ा अलग अलग नहीं मिल रहा होगा उस घर को हम पालिका द्वारा उनको नोटिस दिया जाएगा। यदि वो नोटिस के बाद भी कूड़ा अलग अलग नहीं देते हैं तो उसके बाद जो है उनका चालान किया जाएगा। कितने का रहेगा ये चालान? 500 से लेके 1000 रुपये तक का चालान रहेगा। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और इसी को लेकर रामनगर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी दी। इस सेमिनार में लोगों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और हम लोगों ने शिक्षक संघ की ओर से ये मांग उठाई है कि सकल बजट का 6% वास्तव में शिक्षा पर खर्च हो, समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर पूर्णकालिक भर्तियां हों। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला बंद है, जिसके बाद राम झूला में लोगों को सीमित संख्या में आने जाने की अनुमति है। ऐसे में जानकीपुर, टिहरी और पौड़ी क्षेत्र के मुनि की रेती और स्वर्ग आश्रम को जोड़ने वाला एकमात्र पुल बनकर तैयार हो गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने मीटिंग ली है और तो कोरोना काल में सरकार लगातार कोशिश कर रही है और कोरोना से जंग के बीच स्वास्थ्य विभाग को कई सारी सौगात मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 राजकीय और 3 निजी मेडिकल कॉलेज में BSL 2 लैब का लोकार्पण शुभारंभ उन्होंने किया है। तो ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कोरोना की जंग में लगातार जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं। अयोध्या बात सुन रहे हैं। आप लोग बताइए, आपकी BSL 2 लैब बनकर के तैयार हो चुकी है? आपके यहाँ लैब बनकर तैयार हो गई है? तो ये लैब कब से आप प्रारंभ कर सकते हैं? टेस्टिंग का कार्य कब से आपके यहाँ प्रारंभ हो सकता है? अच्छा, कितने टेस्ट पर डे प्रतिदिन कर सकते हैं? सर अभी हमारा 96 बेल का सर है PCR। हाँ, तो शुरू में हम 100 कर सकते हैं, 96 to 100 सर। मैन पावर है? अब मैन पावर है सर। DM साहब सबसे लेके ले लिया था सर। उनकी तो मिल गया है, टेक्नीशियन और लेवल है सर। उनकी ट्रेनिंग वगैरह हो गया? सर ADMC लखनऊ में हुई है सर, ट्रेनिंग करा दी है सर। सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है? जी सर। तो आपकी 96 क्षमता है। अगर आप 2 शिफ्ट में काम करेंगे तो इसको 250 तक आप पर डे ले जा सकते हैं। और हाँ, तो इसके लिए आप वो करेंगे। मुझे लगता है कि अयोध्या की दृष्टि से उस पूरी कमिश्नरी के लोग इससे लाभान्वित होंगे और एक उपलब्धि होगी वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से भी। बस्ती, धन्यवाद जी। हाँ, कोई बात नहीं। बस्ती मेडिकल कॉलेज बस्ती ऑन करिए। बस्ती माइक ऑन कर लें। माइक हाँ। बस्ती मेडिकल कॉलेज बस्ती, आप तैयार हैं? बस्ती है, सामने है। हाँ, बस्ती में आप तैयारी है? आपकी पूरी लैब आपकी तैयार हो चुकी है? हाँ। आपके पास मैन पावर, उसकी ट्रेनिंग, सारा कार्य संपन्न हो गया है?
वहां पे बस्ती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कौन है? जिलाधिकारी, मंडलायुक्त या फिर सीएमओ में से कोई? आप ये बताइए, क्या इनको सैंपल कब से देना प्रारंभ कर देंगे? सर, यहाँ पर अभी हमको निर्देशित किया गया है कि 50 सैंपल हम इनको 7 दिन तक देंगे। एक बार ये 7 दिन तक 50 सैंपल सुचारू रूप से टेस्ट कर लेंगे, फिर इनकी क्षमता 100 तक दे जाएंगे सर। 100 सैंपल प्रतिदिन को देंगे और उसके बाद जब 100 सैंपल ठीक से करना प्रारंभ कर देंगे तो इनकी क्षमता 500 तक दे जाएंगे सर। देखिए, इनकी क्षमता कितनी है? एक शिफ्ट में कितना टेस्ट कर सकते हैं? 50 कर सकते हैं सर। 96 100 टेस्ट एक बार में कम से कम हो सकते हैं। अगर 2 शिफ्ट में करेंगे 250 तक टेस्ट हो सकते हैं। इसको फेस वाइज आगे बढ़ा करके और पूरे पारदर्शी तरीके से क्वालिटी मेंटेन करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो बस्ती कमिश्नरी के लिए एक उपलब्धि होगी। सर, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है सर हम लोगों के लिए सर। यहाँ पर कई लोगों की ट्रेनिंग भी हो चुकी है सर और ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई थी सर। यहाँ पर हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टीम कर ली सर। हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ साथ वहां पे अच्छे टेक्नीशियन जितने योग्य सक्षम होंगे उतने अच्छे परिणाम आएंगे। बांदा मेडिकल कॉलेज बांदा, चित्रकूट मंडल बांदा, मेडिकल कॉलेज बांदा। नमस्ते जी, आप क्या हैं वहां पे? मैं प्रिंसिपल हूँ। आप प्रिंसिपल हैं। आपके यहाँ ये BSL तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे थे, जो लैब का उन्होंने लोकार्पण शुभारंभ किया है, तो वहां कैसी तैयारी, कितने टेस्ट हो सकते हैं, उन सब का वो यहां पर जायजा ले रहे थे, जानकारी ले रहे थे। और आइए अब देखते हैं टॉप 10 पहाड़। महेश नेगी मामले को लेकर टिहरी के सुमन पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चमोली में भी कांग्रेस ने महेश नेगी मामले को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस ने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया, विधायक महेश नेगी पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। पिथौरागढ़ में भी महेश नेगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नैनीताल में भी महेश नेगी की गिरफ्तारी और DNA टेस्ट की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में ठेली पटरी और फुटपाथ पर काम करने वाले छोटे व्यापारियों ने हरिद्वार निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और खाली ठेलियां लेकर यात्रा निकाली। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने जुलूस निकाला, बोर्ड के भंग होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य के आश्वासन के बाद नैनीताल के रौखड़ में श्रमदान से बन रही सड़क का काम रोक दिया गया है। श्रीनगर गढ़वाल के नजदीक मढ़ी चौरास ग्राम सभा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की बंजर जमीन पर पौधारोपण किया और उसे हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। पौड़ी जिले में कूड़ा प्रबंधन का काम ब्लॉक मुख्यालयों से शुरू होगा और पालिका को मॉडल बनाया जाएगा। तो इन खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।